नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीके ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बनाए जाने वाले मोन शुगु नाम के पेपर का भी किया जिक्र। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल से सिनेमा हॉलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी। अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक की पढ़ाई भी कल से होगी शुरू। कल पेश होने वाले बजट से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। श्री नायडू ने विभिन्न दलों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों पर बहस और विचार विमर्श की पूरी रहेगी भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा है कि भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत दुनिया की इसलिए सेवा कर पा रहा है कि वो दवाओं और टीकों को बनाने में सक्षम और आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा है कि भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा कर सकेगा। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष से अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे उन महानायकों से जुड़ी सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों में सबको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। श्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग का उदाहरण देते हुए बताया है कि यहाँ सदियों से मोन शुगु नामक एक पेपर बनाया जा रहा है। ये एक पौधे की छाल से बनता है, इसलिए इसे बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे ये पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित है। इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इससे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं, इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था, लेकिन
जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुंच गई। अब एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गोम्बू ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इससे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 लोग संक्रमण से ठीक हुए और 13,052 नए मामले सामने आए। इस समय देश में कोविड के 1,68,784 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 127 रोगियों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 14 है और रिकवरी दर 99.58% है। राज्य भर से कोविड जांच के लिए कल 321 सैंपल एकत्रित किए गए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण के पहले चरण में आज राज्य भर में 5 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एम लगो ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाहरलगुन स्थित परिसर में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर लगो ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर के 5 वर्ष तक की कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाकर इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं। आज 31 जनवरी की दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड जो पब्लिक जो माँ बाबा है, पेरेंट्स है, तो ये आप सबके लिए आपका बर्थ राइट है, आपका बच्चा के लिए बर्थ राइट है। ये कोई डिपार्टमेंट का कोई इम्पोजिशन नहीं है। तो सब माँ बाबा जो पेरेंट्स आए हैं अपना बच्चा को ये पोलियो ड्रॉप पिला के जाइए, कोई भी नहीं छूटेगा। और जो बच्चा है गली गली में वो लोग को भी आप लोग बोलिए कि इधर में आज हो रहा है, तो वो लोग को सबको आप लोग बुलाइए और मोटिवेट कीजिए, लाइए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र के मद्देनज़र आज राज्यसभा के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा की सुचारू कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का ये सहयोग मांगने के वास्ते ये बैठक बुलाई गई थी। श्री नायडू ने विभिन्न दलों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि सभी तरह की बहस और विचार विमर्श में पूरी भागीदारी रहेगी। इस बैठक में कई मंत्रियों और विभिन्न दलों के 25 नेताओं ने भाग लिया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन इस महीने की 15 तारीख के बजाय सदन की कार्यवाही 13 तारीख को स्थगित हो जाएगी, ताकि विभागों से संबंधित संसदीय समिति विभिन्न विभागों और मंत्रालय की अनुदान की मांगों की जांच कर सके। शिक्षा क्षेत्र केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और पिछले साल ही घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को दर्शाती है। कोरोना काल में ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई काफ़ी प्रचलित हुई है। ऐसे में आगामी केंद्रीय बजट से ये उम्मीद है कि ई लर्निंग को और आसान करने के प्रावधान की घोषणा की जाए। पेश है एक रिपोर्ट। क्षेत्र को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस बार बजट में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के डिजिटल स्वरूप को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। इसके तहत स्कूल कॉलेजों को इंटरनेट से जोड़ने, कंप्यूटरीकरण और अन्य डिजिटल ढांचे को मजबूत करना शामिल है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER फिलहाल करीब 27% ही है, जिसे बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में GER को बढ़ाने के लिए दूरस्थ शिक्षा पर जोर दिए जाने की संभावना है। उच्च शिक्षा में हम चाहते हैं कि 26.6 से 50% तक हमारी शिरकत हो। ये तब संभव नहीं है जब तक कि दूरस्थ शिक्षा को सुदृढ़ न किया जाए। समझा जा रहा है कि शायद दूरस्थ शिक्षा आयोग की पुनः स्थापना होगी, ताकि ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा पहुंचा सके। पिछले 1 साल में पूरी दुनिया 100% विद्यार्थी शिक्षक दूरस्थ शिक्षा ही कर रहे हैं। इसके लिए एक आयोग का बनना जरूरी है। पिछले साल घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में गुणवत्तापरक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात कही गई है। आगामी बजट में NRF की स्थापना और फंडिंग से जुड़े प्रावधानों के बारे में घोषणा हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा नीति के कुछ अन्य अहम प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर भी बजट में ऐलान हो सकता है और नई योजनाओं के लिए बजट आवंटन किया जा सकता है। पिछले साल यानी 2020-21 के केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
शिक्षा के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 99,300 करोड़ रुपए किया था। अगले वित्त वर्ष के दौरान स्कूल कॉलेजों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र के बजट में 10 से 12% की बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 4.43% खर्च करती हैं। नई शिक्षा नीति के तहत इसे जल्द से जल्द बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही आगामी बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए राशि आवंटित की जाएगी। राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग के सलाहकार फुरपा शेरिंग, स्थानीय विधायक तेची कासो और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कातुंग वागे ने कल ईटानगर राजधानी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 और जूली विलेज के बीच रिंग रोड का उद्घाटन किया। इस सड़क की लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से 1.5 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट रोड है। इस अवसर पर फुरपा शेरिंग ने बताया है कि इस रिंग रोड की बाकी बचे काम को त्वरित गति से पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है। ये रास्ता को हम लोग आउटर रिंग रोड का नाम में जाना जाता है। एक साउदर्न रिंग रोड है, एक नॉर्दर्न रिंग रोड है। दैट इज ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ 4 लेन। और ये लेफ्ट साइड का नीचे एक और रिंग रोड बन रहा है। दिस इज आउटर रिंग रोड। ये कनेक्ट करेगा आपका सिर्फ पापू नाला को ही कनेक्ट करेगा, which leads to सिंपू, गोफुर, फर्दर टू गोफुर हाईवे में चला जाएगा। तो इसका 2 फेज में सैंक्शन हुआ है। अभी फर्स्ट फेज 1 था, वो 7 करोड़ का था। उसमें 1.2 का सीसी पेमेंट हो गया और एफसी 2.3 का हो गया। अभी नेक्स्ट फेज होगा बैलेंस एफसी जो सीसी करना है अनदर 1.4 का और कल वर्ष द्वारा वो खत्म कर देंगे। इट मेक्स टोटल 2.4 किलोमीटर का रिंग रोड है ये। तो आई थिंक बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी फिनिश्ड। कंजेशन तो ईटानगर में बहुत ज़्यादा है। दिस इज वन ऑफ द डिकंजेशन प्लान। तो हमारा 4 लेन का साइड में ऑलरेडी 2 रिंग रोड हम लोग बना रहे हैं। जैसे हमने बताया नॉर्दर्न एंड साउदर्न। दिस इज नॉर्दर्न एंड साउदर्न के बाहर एक रिंग रोड है। दिस इंटेंशन इज टू सी दैट कैपिटल नहीं घुस कर भी गाड़ी यहाँ से निकल जाए विदाउट पासिंग थ्रू द कैपिटल्स। ये सीधा निकल जाए आपका पापू नाला, जो हमारा पापू टू सिंपू रोड है, वहाँ टास्क होकर गोपुर निकल जाए। दिस इज द मेन इंटेंशन। राज्य के जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के सलाहकार एवं विधायक शेरिंग ताशी और अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट के चेयरमैन मोहेश चाय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने चांगलांग जिले के खारसांग कोल फील्ड का निरीक्षण किया। विभिन्न समाचार माध्यमों से इस कोल फील्ड से गैर कानूनी माइनिंग गतिविधियों की खबरें के मद्देनज़र उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अवैध माइनिंग की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि इसकी निगरानी के लिए सभी चेक पोस्ट पर जांच के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉलों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 100% सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने आंकलन के अनुसार अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इधर राज्य भर के विद्यालयों में कल 1 फरवरी से कक्षा 1 से लेकर 7 तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया है। सीटें हैं, उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अब जो न्यूज़ कंटेंट का पार्ट है, ओटीटी की फिल्में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले कार्यक्रम हो या डिजिटल न्यूज़पेपर्स हो, ना उनको प्रेस काउंसिल का कानून लगता था, न उनको केबल टेलीविज़न का कानून लगता था, न सेंसर बोर्ड के बंधन में आते थे।
तो अब एक सुचारू व्यवस्था जल्दी घोषित होगी। गुवाहाटी के खानापारा इलाके के गणेश मंदिर स्टेडियम मैदान में असोमी सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। 14 दिवसीय इस मेले की शुरुआत 19 जनवरी को हुई थी। इस मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री और उन्हें लोकप्रियता दिलाने पर जोर होता है। मेले में देश भर के स्व सहायता समूह अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को एक जगह इन उत्पादों को खरीदने का अवसर मिल रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।